इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस है जो आपको देने में परेशानी? जिसने चुनाव बॉन्ड खरीदा उसका डिटेल आपके पास है, कितने अमाउंट का खरीदा यह डिटेल आपके पास है, उसने किसको दिया और उसे किसने भुनाया यह भी आपके पास है। तो सीधी सी बात है, उस बॉन्ड के नंबर को देखिए और जिसने भुनाया उसको देखिए, अमाउंट, और वो सारा डिटेल मिल जाएगा। इसमें क्या मिलान करना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मिलान करने के लिए नहीं कहा, हमने कहा ये जितना डाटा है वो डाल दी। नरेंद्र मोदी की सरकार यानी घोटालों की सरकार। फिर दूसरा, चीनी एजेंट की सरकार। जिस तरीके से अडानी अंबानी का सारा कारोबार चीन के थ्रू चल रहा है, उनके तमाम नेटवर्क चीन के थ्रू चल रहे हैं, और चीन को जितना व्यापार नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दिया, हिंदुस्तान का सारा एमएसएमई सेक्टर उससे प्रभावित हो। और इन सब के बाद में भारतीय जनता पार्टी में डर बढ़ गया है, और यह डर तब और बढ़ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जजमेंट दे देता है। अभी भी पीएम केयर फंड का मामला फंसा हुआ है। पीएम केयर फंड का जो घोटाला है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पर, उनके कार्यालय के एड्रेस पर यह ट्रस्ट जो है बना करके उसको किया गया, और ये दिखाया गया कि भारत सरकार का, उसमें भारत सरकार का एम्ब्लम यूज किया गया, अशोक की लाट यूज की गई, और उसमें डोमेन यूज किया गया भारत सरकार, और उसे छूट दी गई उसी नाम पर, और वास्तव में वो नरेंद्र मोदी का अपना निजी फंड है। तो इस तरह से करके घोटाले किए, तमाम टेक्निकल ढंग से किए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी का पूंजीपतियों के साथ, या कहें क्रोनिक कैपिटलिस्ट के साथ में जो रिलेशन है वो बेनकाब होने वाला है? अदानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों की पोल खुलने वाली है, और नरेंद्र मोदी का चीनी कनेक्शन और काले धन का खुलासा होने वाला है। कमोबेश आज इन्हीं बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़े समय से मांग की जा रही थी कि चुनाव बॉन्ड का, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो कि वो पैसा जा किसके पास रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अवैध तौर पर यह एक्ट ला करके और किस तरीके से धन जमा करने का एक खेल खेला है। वह खेल खेला है जिसके जरिए काला धन जमा किया जाता है, प्रोटेक्शन मनी ली जाती है, हफ्ता वसूली जिसे कहते हैं, और धंधा यानी दलाली करने का धंधा किया जाता है। यह बात आती थी। आज उन बातों से पर्दा उठने की संभावनाएं बिल्कुल साफ हो गई है। कैसे, किस तरीके से यह एक्ट लाया गया, किस तरीके से उस एक्ट को लाने के बाद में पैसा जमा किया गया, और वो पैसा जमा करके किस तरह से इस चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया इस पोजीशन में कि तमाम खरीद फरोख्त। अभी तो और भी राज खुलने हैं, वो राज खुले, चीनी कनेक्शन खुले और सारी चीजें खुले। उसके पहले आज के जजमेंट पे ही बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे, उनके साथ में कोर्ट नंबर 2 में बैठने वाले जो आरएसएस के एक बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के, उनके परिवार के संजीव खन्ना बैठे हुए थे, और उनके साथ में और भी बहुत सारे। तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रार्थना दाखिल की थी कि साहब हमें टाइम दिया जाए 30 जून तक का, किस काम के लिए, कि हम चुनाव बॉन्ड का बताएं कि कहां गए, किसको गए और क्या है उसकी इंफॉर्मेशन दें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जजमेंट हुए इतने दिन हो गए, 26 दिन से आप क्या कर रहे हैं? और उन 26 दिन को छोड़िए, ऐसा कौन सा वो है कि आप कर नहीं सकते हैं?
कितना बड़ा डाटा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो आप समझिए, एसबीआई एक उपक्रम है, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है। तो उसकी तरफ से भारत सरकार के यानी नरेंद्र मोदी के वकील पेश होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हरीश साल्वे, हर उस केस में जिसमें नरेंद्र मोदी के हित इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कुछ भी हो, उसमें हरीश साल्वे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उससे खतरा नरेंद्र मोदी को होता है। तो वो खड़े होकर के बचाव के तमाम उन्होंने हथकंडे अपनाए, लेकिन आज चल नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, आपको कल तक का टाइम है और करिए, 15 तारीख तक चुनाव आयोग इसे अपनी साइट पर अपलोड करे। अब आप समझिए, बिल्कुल हवा निकल गई। सच्चाई भी थी इसमें। क्या ऐसा रॉकेट साइंस है जो आपको देने में परेशानी? जिसने चुनाव बॉन्ड खरीदा उसका डिटेल आपके पास है, कितने अमाउंट का खरीदा यह डिटेल आपके पास है, उसने किसको दिया और उसे किसने भुनाया यह भी आपके पास है। तो सीधी सी बात है, उस बॉन्ड के नंबर को देखिए और जिसने भुनाया उसको देखिए, अमाउंट, और वो सारा डिटेल मिल जाएगा। इसमें क्या मिलान करना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मिलान करने के लिए नहीं कहा, हमने कहा ये जितना डाटा है वो डाल दीजिए। लेकिन साहब तब कहने लगे नहीं, बैंक अपना गोपनीय रखती। अरे गोपनीय रखिए, ये चीज कही जा रही है जो चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, जो लोकतंत्र के लिए इन्वॉल्व है, और यह देश लोकतंत्र है, और जो चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। और जब लोकतंत्र का हिस्सा हो तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। तो यह खेल, इसलिए नरेंद्र मोदी करे। इसमें पैसा किसका किसका आया? क्योंकि जो 35 कंपनियों का निकल के आया था डिटेल, 30 कंपनियों का, उसमें सामने आया था कि 335 करोड़ रुपया, वो रुपया उन लोगों का था जिनके यहां ईडी भेज के रेड कराई गई, इनकम टैक्स की रेड कराई गई, सीबीआई की रेड कराई गई, और उसके बाद में वो 335 करोड़ रुपया बीजेपी को दे के चले गए। अब आप समझिए, तो ये डिटेल सामने था, वो उदाहरण मौजूद था। नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ रही, कैसे दें? क्योंकि उसमें यह भी आ जाएगा किस किस कंपनी ने, तो उसमें कुछ चाइनीज कंपनीज भी, और नरेंद्र मोदी तो खुद सरकार है, वही साहब है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही राष्ट्रपति है, वही सब कुछ है। तो उनके पास तो इंफॉर्मेशन है किसका क्या है और कैसे है, इसलिए परेशान है, इसलिए उसे रोकने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछ दिया, आखिर क्यों इसको छिपाना चाहते, आपका इंटरेस्ट क्या है? सब जवाब क्या देंगे? इंटरेस्ट दूसरे का बता रहे, जिसका है तो उसका बताइए। साहब ये नरेंद्र मोदी वही है जो कहते थे 100 दिन में काला धन भारत वापस आएगा और उसके बाद हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, यानी 15 से 20 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पहुंचने की बात करते थे काले धन के बूते। लेकिन साहब काला धन तो नहीं आया, स्विस बैंक खुद बन गए, भारत सरकार की बैंक को स्विस बैंक बना दिया, और काले धन को कैसे अपने लिए इस्तेमाल किया वह सामने आ जाएगा। इस डर में जी रहे हैं, इसीलिए इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जैसे गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं या धंधे की मनी लेते हैं कि हाँ ये आपका धंधा तब करोगे जब हम ये, और धंधा हम तुम्हारे मुताबिक करा देंगे, तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब यहां पे धंधा भी ऐसे कराया जा रहा है, ऐसे ही कराया जा रहा है, यह है स्थिति।
इसको लेकर राहुल गांधी भी बड़ा अच्छी बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि इससे चेहरा सामने आ जाएगा, और चेहरा इनका सामने आके खड़ा हो गया। और जब चेहरा खड़ा हो गया हो, चंदा देने वालों पे कितनी कृपा बरसी है सरकार की, वह सामने आ जाए तो डर तो लगेगा ही। और क्या क्या बेनिफिट दी, यही वजह है पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी के दिन खराब चल रहे हैं। वो तमाम तरह की साजिशें रचते हैं, तमाम बातें कहते हैं कि साहब इतने साल के शासन में, 23 साल के शासन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार का चवन्नी पैसे का नहीं है। साहब भ्रष्टाचार का चवन्नी पैसे का नहीं है, करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का है। वो घोटाले राफेल के भी हैं, जिनमें भी आपने यही क्लॉज डाला कि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होगी, जांच नहीं होगी। इसी तरीके से तमाम और रक्षा खरीद हुई है, वो सामने है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सारी चीजें आई हैं, जो सेल कंपनीज का आया है, डिटेल आया है, वो सब इन्वॉल्व है। और इसके बाद में कोल स्कैम है, जो कोयले का घोटाला जिन पे आप आरोप लगाते थे उनके समय में तो हुआ नहीं, अदालत में साबित हो गया, लेकिन आपके समय में हुआ, यह आज भी सामने खड़ा है। इसके बाद 5G घोटाला, वो उनके समय में तो 2G हुआ नहीं, यह बात विनोद राय ने खुद मानी। आप जो है कर रहे हैं 5G का, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर जांच नहीं होगी, इस पर जांच नहीं होगी। किस तरह पॉलिसी बदल बदल के आपने घोटाले करवाए हैं। तमाम सड़कों के द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला हमारे सामने है, आज ही उसको लेकर उद्घाटन करने और जाने किसका वो कर रहे हैं, पूरा उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप समझिए वो कितना बड़ा, जैसे सोने की सड़क बनी हो, इस तरह का घोटाला है। इसके बाद आयुष्मान घोटाला, और इतने घोटाले हैं कि मैं गिनाऊं किनको। नरेंद्र मोदी की सरकार यानी घोटालों की सरकार। फिर दूसरा, चीनी एजेंट की सरकार। जिस तरीके से अडानी अंबानी का सारा कारोबार चीन के थ्रू चल रहा है, उनके तमाम नेटवर्क चीन के थ्रू चल रहे हैं, और चीन को जितना व्यापार नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दिया, हिंदुस्तान का सारा एमएसएमई सेक्टर उससे प्रभावित हो गया है। आज सब कुछ चीन से आ रहा है। हमारे यहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गर्त में जा रहा है। हमारी जीडीपी कर्ज पर टिक गई है। एक समय में अपनी ग्रोथ पर टिकती थी, आज कर्ज पर टिकी, और कर्ज के बूते हम चल रहे हैं। तो जब यह रफ्तार हो, हम जिस तरीके से सारे काम कर रहे हैं, वो सामने खड़े, और जब ये सब कुछ सामने हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमको कर्जदार बना के, हमको लूट करके, और उस लूट का फायदा अदानी अंबानी जैसे अपने करीबी कुछ 20-25 जो उनके खास पूंजीपति हैं, उनको लाभ देने का है। किस तरीके से किया जा रहा है, इसको खेल को समझने की जरूरत है। सड़कें बेच दी गई, रेलें बेच दी गई, बेच दिया गया रेलों के साथ साथ, और रेलवे की जमीनें बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, पोर्ट्स बेच दिए गए, जहां से लाखों करोड़ रुपए की रेगुलर नशे की तस्करी हो रही। भारत के युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा। ये सारे खेल नरेंद्र मोदी के समय में हो, और जब यह हो रहे हो तो चिंता का विषय है। लेकिन धीरे धीरे उनकी नस टूटने लगी है, जब इस तरह की चीजों के खुलासे होते। वे एक तरफ भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, दूसरी तरफ सारे भ्रष्टाचारी ढूंढ ढूंढ के अपने हाले आते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक कांग्रेस के एमएलए के यहां ईडी की रेड हुई शाम को, और अगले दिन वो भाजपा में आ गया। साहब उसने सर्टिफिकेट दिखा दिया, अब हम पाक साफ हैं क्योंकि हम भाजपा में आ गए। फिर ईडी भी खूब शांत बैठ गया। इसी तरीके से दूसरे और तमाम हो रहे हैं। जिस तरीके से ये खेल चल रहे हैं, वो खेल अपने आप में बने। आप इसका उदाहरण और देखें। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। हालत यह हो गई है कि उनके
जो जनाधार वाले नेता हैं, यदि उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो छोड़ के कांग्रेस में आए। उदाहरण दे देता हूं, इनके यहां जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जो हारे हुए हैं, जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जो कोने अतरे में पड़े हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में वो आ रहे हैं जो जीते हुए हैं। चाहे आप पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनको देख लीजिए, जाटों के एक बहुत बड़े मसीहा होते थे, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, वो सर छोटू राम, और सर छोटू राम के परिवार से उनके दोहते हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो सांसद हैं हिसार से भाजपा के, और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए। उनके पिता राज्यसभा सदस्य हैं बीजेपी के, उनकी मां विधानसभा की सदस्य हैं बीजेपी से, वो तो परिवारवाद भी था, लेकिन एक अच्छा परिवार था जो समर्पित था, जिसने समाज सेवा की, वो बीजेपी से कांग्रेस में आ जाता है। इसी तरीके से राहुल कसवा है, शुरू से सांसद है बीजेपी के, वो कांग्रेस में आ जाते हैं, और उनका भी जो है राहुल गांधी के साथ में ज्वाइनिंग हो जा रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, एक जगह नहीं है, किसी भी राज्य में जाइए वहां आपको मिल जाते हैं। कहीं का विधायक ज्वाइन कर रहा है, कहीं का सांसद ज्वाइन कर रहा है, कहीं पे कोई और जनाधार वाला नेता ज्वाइन कर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्वाइन कर रहे हैं, और इन सब के बाद में भारतीय जनता पार्टी में डर बढ़ गया है। और यह डर तब और बढ़ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जजमेंट दे देता है। अभी भी पीएम केयर फंड का मामला फंसा हुआ है। पीएम केयर फंड का जो घोटाला है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पर, उनके कार्यालय के एड्रेस पर यह ट्रस्ट जो है बना करके उसको किया गया, और ये दिखाया गया कि भारत सरकार का, उसमें भारत सरकार का एम्ब्लम यूज किया गया, अशोक की लाट यूज की गई, और उसमें डोमेन यूज किया गया भारत सरकार, और उसे छूट दी गई उसी नाम पर, और वो नरेंद्र मोदी का अपना निजी फंड है। तो इस तरह से करके घोटाले किए, तमाम टेक्निकल ढंग से किए हैं। अब जो घोटाले हो रहे हैं वो घोटाले वास्तव में एक नियोजित तरीके से हो रहे हैं, जिन्हें कहेंगे कानूनी चोला पहना के किए जा रहे हैं। इस तरह के घोटाले जो सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी, इन्हीं से तो डर लगता है, इसीलिए वो तमाम ड्रामे करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि जिस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही हैं, यदि जनता को समझ में आ गया तो उस स्थिति में सरकार यदि उनकी गई तो उनकी जगह जेल में हो। उनके अपने चीनी कनेक्शन आ रहे हैं, और ये बात वो खुद कबूल कर लेते हैं कि उनके किस तरीके से जिनपिंग से रिश्ते हैं, किस तरीके से वो चीन के साथ में अपना कनेक्शन बनाते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्यों बार बार चाइना ही जाते थे, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद में मतलब कुल 18 बार चाइना के राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर चुके। क्या साजिश रचते। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग वहां ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उनके उस स्कूल में जहां नफरत फैलाने और किस तरीके से तानाशाहीपूर्ण शासन स्थापित करने की पूरी सिखाया जाता है। कैसे समाज में वह जहर बोना है जिसके बूते आप सत्ता में रहेंगे, वह ट्रेनिंग लेने जाते हैं। दूसरे को कुछ भी कहते रहे, खुद जो चीनी एजेंट की तरह यदि काम कर रहे होंगे तो फिर सवाल तो उठता है। तो इससे वो भी खुलासा होगा कि किस किस तरीके से चीन ने इनकी मदद की है। दूसरों को तो बदनाम करना बड़ा आसान लगता है। ये सारे खेल हैं, और इन्हीं खेल का खुलासा होने के डर से वो परेशान है, इसीलिए इसे रोकना चाहिए। और इसीलिए अब उनके यहां जब भगदड़ मच रही है, उनके यहां हालत बिगड़ रही है, तो और परेशान है कि हम करेंगे क्या, क्योंकि आज भी उनका अपना गणित वास्तव में 200 सीट भी जीतने का नहीं बन पाया है। 400 पार तो बहुत दूर की कौड़ी है।
तो ये सारी वजह है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है, जिस डर के कारण ये इतनी साजिशें रचते हैं। कहीं कभी किसी कम्युनिटी को लोगों पे हमला करते हैं, कभी खुद को भगवान शिव दिखाते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वास्तव में चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इस देश के लोगों को लूट कर उनके पैसे को उनको डाइवर्ट करते हैं, और यहां जो लोग हैं वो मरने के लिए छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से सोचने का विषय। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। जय